पहले सीआरपीसी चलेगी फिर आईपीसी चलेगी भाई। सीआरपीसी भी थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए, क्योंकि यही एक आपका लास्ट चैप्टर है जिसमें थोड़ा समय लगता है। इसके बाद से आपका अंदर बैठिए हो कहीं बैठिए। देखिए, प्ली बार्गेनिंग में आपका फिर एक बार इसको थोड़ा बहुत बता दिया जाए। ये प्ली बार्गेनिंग आपका यानी कि अभिवाक सौदेबाजी या अभिवचन का संपणन, ये जो विचारण था ये मूल सीआरपीसी में नहीं था, इसे बाद में आपका जोड़ा गया। तो भाई पहला तो ये पूछा जाता अध्याय कौन सा है, तो आपका जवाब रहेगा अध्याय आपका 21A है, 21A। फिर समिति पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर, तो वह बताया गया था जस्टिस मलिमत समिति की सिफारिश पर। तीसरा ये कहाँ से एडाप्ट किया गया है, तो अमेरिका से। चौथा, बात न करिए भाई, कब इसे जोड़ा गया, तो 2005 में। और कब से इसे लागू किया गया, तो 5 जुलाई 2006। प्ली बार्गेनिंग किन मामलों में लागू होगा, तो वह कल आपका लिखवा गया था। अब सेक्शन आज सेक्शन 265A से लेकर 265L तक, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्ली बार्गेनिंग किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो 265A से लेकर 265L तक। ये भी दो तीन बार आ चुका है क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो मुख्य रूप से 90% चांस रहता है पूछने का कि प्ली बार्गेनिंग किन मामलों में लागू होगी और किन मामलों में लागू नहीं होगी, तो कल एक लिस्ट हम बनवाए थे। आपका पहला नियम आपका ये है कि जिन अपराधों में दंड 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का कारावास है, ये अध्याय केवल उन्हीं अपराधों में लागू होगा। और लेकिन कुछ हमने अपवाद बताए थे जिसमें कि दंड 7 वर्ष या उसे कम है, फिर भी ये अध्याय लागू नहीं होगा, यानी कि प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगी, भले ही दंड की मात्रा क्या हो, कम। वहीं याद रखना है, स्त्री के विरुद्ध अपराध में लागू नहीं है। 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है, उसमें भी नहीं। अभियुक्त प्रायर कन्विक्ट हो गया है, तब भी नहीं। इसके बाद जुनाइल जस्टिस में आ जाए मामला, तब भी नहीं। इसके बाद आपका बताया गया था जो मुख्य है, अगर कोई ऐसा अपराध है जो देश की सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करता है, तो प्ली बार्गेनिंग उसमें मान्य नहीं है। यानी कि भले दंड 7 या उससे कम हो, ऐसे अपराधों में आपका अभिवचन का संपणन या प्ली बार्गेनिंग या आपका अभिवाक सौदेबाजी का चैप्टर लागू नहीं होगा। इसके बाद आपका तो किन अपराधों में लागू नहीं होगा, ये भी आपको लिखवा गया था। तो ऐसे अपराध जिसमें सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक का कारावास है। इसमें आज भी अगर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है और ये कहता है कि दंड की मात्रा कम की जाए, तो इस आधार पर कम नहीं की जाएगी कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया है, यानी कि प्ली ऑफ गिल्टी किया है, यानी कि दोषी होने का अभिवाक किया है। वह सभी में ये मान्य नहीं है, रे रटे रे जरूर। इसके बाद आपका शुरू किया गया था 265A अध्याय कब लागू होगा कब नहीं होगा, तो पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में भी लागू होगा, परिवाद पर दायर मामलों में भी लागू होगा, अगर ऐसे मामलों में
दंड याद रखिए 7 वर्ष या 7 वर्ष से क्या है कम। लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखा है, आपका इनडायरेक्ट वे में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दूसरी भाषा में लिखा है, और भाषा ये है नकारात्मक, कि ऐसे अपराध जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय दंड हो। सिवाय मतलब इनको क्या करके, छोड़कर। तो मैंने इनमें लागू नहीं होगी, इसके बाद जो बचा तो बचा ही क्या, 7 वर्ष या उससे कम। अगला देखिए आपका ये 265 है, इसके बाद 265 भी बताया गया था। और यहाँ से भी आपका पूछा जाता है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन किसको देना पड़ेगा, अभियुक्त को कि आपका अभियोजन को, या गवाह देगा कि पीड़ित देगा। तो सभी न मार दीजिएगा, कौन देगा आवेदन आपका, कह सकते हैं कि अभियुक्त। आवेदन के साथ बताया गया था कि शपथ पत्र देगा, ये कहेगा कि हम सब कुछ समझते हैं और कितना दंड हमें मिल सकता है प्ली बार्गेनिंग में ये भी हम जानते हैं। हम जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, बातें लिख रहे हैं, स्वेच्छा से लिख रहे हैं, कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो भाई स्वेच्छा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका पारस्परिक रूप से 265 सी आ जाइए, पारस्परिक रूप से समाधान प्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शन। ये भी आपका एक बार पूछा गया है जे में, यानी कि सेक्शन पूछा गया है, तो सेक्शन भी 2-3 इधर याद रखिएगा। इसके बाद हम बताए थे कि अगर पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामला है तो सबको नोटिस जारी होगी, परिवाद पर है तो केवल 2 को जारी होगी। आपका पुलिस रिपोर्ट में किसको किसको कहा जाएगा कि बैठकर, आप बैठिए भाई, कुछ लोग आगे बैठ जाइए भाई, आगे जगह है। हाँ, आगे आराम से बैठ जाइए, तो पीछे कर लीजिए। देखिए आपका पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामला है तो किसको किसको आपका कहा जाएगा कि एक जगह एकत्र हुई और अपना कह सकते हैं कि विचार विमर्श करिए। और परिवार पर है तो कम लोगों को, तो पुलिस रिपोर्ट पर है तो बताया गया था कि अभियुक्त को, फिर पीड़ित को, फिर आपका कह सकते हैं कि जो अन्वेषण पुलिस अधिकारी किया है उसको, फिर लोक अभियोजक को। अभियुक्त अगर चाहें तो किसके माध्यम से हाजिर हो सकता है, यानी कि अपना अधिवक्ता रख सकता है कि नहीं, रख सकता है। और परिवाद में परिवादी और पीड़ित, अगर अभियुक्त चाहे, मैंने परिवादी और अभियुक्त, अभियुक्त चाहे तो किसके किसको भी रख सकता है, अपने अधिवक्ता को। अब ये लोग बैठक आपका कर लिए, बैठक के बाद आपका समझौता हुआ कि नहीं, तो जो भी काम हुआ चाहे असहमत हुई हो या सहमत हुई हो, ये रिपोर्ट किसको भेजा जाएगा, न्यायालय को। अगर सहमति हो गई ठीक है, और नहीं होगी तो मुकदमा जो जहाँ से रुका था पुनः वहाँ से क्या हो जाएगा, शुरू। इसमें आपका सीपीसी में भी ऐसा ही होता है। सीपीसी का सेक्शन 89 थोड़ा कवर करना है और आदेश 10 कवर करना है। अगर न्यायालय आर्बिट्रेशन या काउंसिलेशन इत्यादि के लिए निर्देश दिया है और माध्यस्थम या सुलह से मामला इत्यादि से नहीं सुलझता या लोक अदालत से नहीं सुलझता, तो जहां तक कार्यवाही संपन्न हुई थी पुनः कार्यवाही उस स्टेज से क्या हो जाएगी, शुरू। सेम क्रिमिनल मामलों में भी है कि जहां से आपका प्ली बार रोका गया था कार्यवाही, या प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त करेगा और प्ली बार्गेनिंग सफल नहीं हुई, तो आपका जहां से कार्यवाही रोकी गई थी पुनः वहां से क्या होगा, प्रारंभ। देखिए आपका 365 डी देखिए, 365 डी में
पारस्परिक रूप से समाधान प्रद निपटारे की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना। यानी कि सभी लोग बैठक कर लिए 265 में, क्या कोई राय सबकी बनी कि नहीं, और बनी कि नहीं, अगर राय बन गई है तो भाई रिपोर्ट भेजी जाएगी, नहीं बनी है तब भी न्यायालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो अगर सभी लोग रजामंद हो गए तो न्यायालय उस रजामंदी के आधार पर अब मामले का निस्तारण कर देगा, और रजामंदी नहीं हुई तो अब मुकदमा क्या होगा, फिर से चलेगा। तो आपका 265 ई देखना है, डिस्पोजल ऑफ द केस, मामले का निस्तारण। हम मामले के निस्तारण में आपका 2-3 पॉइंट आपका याद रखना है, और 2-3 पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त कर लिया तो ऐसी दशा में उसे दंड कितना दिया जाएगा, और क्या सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है कि नहीं, तो छोड़ा जा सकता है। यानी कि सीआरपीसी की धारा 360 का लाभ दिया जा सकता है कि नहीं, दिया जा सकता है। तो फिर आपका 2 पॉइंट इधर याद रखना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर अभियुक्त रजामंद है, पीड़ित रजामंद है, लोक अभियोजक रजामंद है, और आपका जो पुलिस अधिकारी तफ्तीश किया था वो रजामंद है, और एक समझौता हो गया कि अभियुक्त पीड़ित को इतना पैसा देगा प्रतिकर, और अभियुक्त अपना अपराध पहले ही स्वीकार कर लिया है, तो अब दंड देने की बारी आती है। वहीं आपका सतर्क रहना है, और कल बताया भी गया था कितना दंड दिया जाएगा, तो फिर एक बार बताइए। अगर किसी अपराध में अधिकतम दंड का प्रावधान है, अभियुक्त अभिवाक सौदेबाजी या प्ली बार्गेनिंग किया है, तब उसका कितना से अधिक दंड अब उसे नहीं दिया जाएगा, 1/4। कितना बता गया। और एक उदाहरण भी कल बताया था गया था, घर में चोरी, और घर में चोरी के मामले में प्री बार्गेनिंग अभियुक्त किया है तो 7 वर्ष दंड है, तो 7 वर्ष का अब कितना से अधिक नहीं होगा, 1/4। तो 1/4 कितना हुआ, 21 माह। मुख्य रूप से याद रखिए कितना से अधिक नहीं होगा। ये कब लागू होगा नियम, जहां की कानून में उस अपराध के लिए न्यूनतम दंड का प्रावधान हो कि अधिकतम। अधिकतम कभी काल हमने ये बताया था कि कम से इतने से कम नहीं होगा, ये दिया रहता है। जैसे डावरी डेथ में कि 7 वर्ष से कम का नहीं होगा, तो इसमें तो प्ली बार्गेनिंग होगी नहीं, क्योंकि दंड आपका आजीवन कारावास है। तो कभी काल ये मिलता है कि इतने से कम आपका दंड दिया ही नहीं जाएगा आपका, तो ऐसी दशा में जो न्यूनतम दंड रहता है उसका जो प्ली बार्गेनिंग में अब सजा दी जाएगी उसका आधा से अधिक नहीं दी जाएगी। एक उदाहरण बनाया जाए, मान लीजिए किसी अपराध में हो कि कम से कम 1 साल का दंड दिया जाएगा, अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग करता है, तो प्ली बार्गेनिंग जब कर लिया, सभी लोग रजामंद हो गए, अब सजा दिया जाएगा, तो न्यूनतम यहाँ दंड है तो 1 वर्ष का, आधा से अधिक नहीं, यानी कि कितने से अधिक नहीं दिया जाएगा इस उदाहरण में, 6 माह। तो ये आपका जो दंड की मात्रा दी गई है, डिस्पोजल ऑफ द केस, यानी कि मुकदमे का निस्तारण कर दिया गया, फैसला निस्तारण कर दिया गया, और निस्तारण में सजा की धारा में है तो 265 ई में। इसके बाद आपका न्यायालय का निर्णय देखिए, 265 ए आ जाइए, आपका जजमेंट ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय का निर्णय। न्यायालय सेक्शन 265 ई के निबंधनों में अपना निर्णय खुले न्यायालय में सुनाएगा, और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। तो जब भी आप न्यायालय का निर्णय पढ़िएगा
तो आपका एक तो सत्र न्यायालय भी निर्णय सुनाता है, वारंट मामलों में निर्णय पढ़ाया गया, समन मामलों में निर्णय, आपका संक्षिप्त विचारण में भी निर्णय आया, प्ली बार्गेनिंग में भी निर्णय आया। बताइए प्ली बार्गेनिंग में जो निर्णय दिया जाएगा वह बंद न्यायालय में दिया जाएगा कि खुले न्यायालय में, ओपन कोर्ट में कि क्लोज कोर्ट में। अब तुरंत एक सेक्शन यहाँ याद रखना है कि खुला न्यायालय कहाँ दिया गया, सीआरपीसी में पूछा जाता है। जहाँ खुला न्यायालय लिखा है वहीं लिख लेना चाहिए, ताकि बेरक पढ़ते समय एक धारा आपका दिमाग में घूमती रहे। 327 यानी कि ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा, यानी कि खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। तो खुला न्यायालय जहाँ जहाँ दिया गया है कम से कम 3-4 पॉइंट आप तैयार रखेंगे। देखिए आपका कौन कौन पॉइंट तैयार रखना है। एक तो आपका 265 एफ तैयार रखना है, यानी कि आपका च, मैं हिंदी में च और इंग्लिश में एफ। इसमें आपका न्यायालय का निर्णय दिया है, तो आपका थोड़ा बहुत इसको डिटेल किया जाए कोरिलेट करके। न्यायालय का निर्णय, तो पहले तो हमें जजमेंट देखना है। पिछली बार भी आया था कि निर्णय सीआरपीसी में कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 353 में, यानी कि 353 में। फिर जे में जो आया कि निर्णय की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है, तो 354 में, यानी कि सीआरपीसी की किस धारा में, 354। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। निर्णय जब सुनाया जाएगा तो सामान्यतः खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, यानी कि सबके सामने सुनाया जाएगा, किसी के पीठ पीछे नहीं सुनाया जाएगा। और ये सीआरपीसी की धारा 327 बताती है कि क्रिमिनल कोर्ट सामान्यतः खुले न्यायालय होंगे। अब इसको थोड़ा एविडेंस में जोड़ लीजिएगा। एविडेंस की धारा 119, भाई जब भी ये पढ़िए खुला न्यायालय। साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 पढ़ना है कि जो साक्षी बोलने में असमर्थ है वह अपना साक्ष्य या तो चिन्ह द्वारा या संकेत या इशारों द्वारा या अन्य किसी प्रकार से दे सकता है, जिस प्रकार से वह अपनी बातों को बोधगम्य बना सके, यानी कि न्यायालय को समझा सके। अगर वह लिख कर देता है तो भाई खुले न्यायालय में ही उसे लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ भी ओपन कोर्ट आ गया कि लिख कर देता है तो आपका सबके सामने लिख कर दे, यानी कि ओपन कोर्ट में। और वह जो लिख कर दिया है आपका दस्तावेज पर साक्ष्य, वह दस्तावेजी साक्ष्य न मानकर, सुबह भी बताया गया, क्या माना जाएगा कानूनन, मौखिक। तो आखिर वास्तव में लिखा है और माना मौखिक जा रहा है, तो सुबह के पीरियड में बता गया डीम्ड कहा जाता है। डीम्ड यानी कि प्रकल्पित, प्रकल्पित यानी कि उपधारित, मानद। तो मानद, प्रकल्पित मौखिक मानद या प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य इसको कहा जाता है। भाई आपका किस सेक्शन में है, 119 एविडेंस। खुला न्यायालय सीपीसी में आपका पिछली बार उत्तराखंड जे में, इसके पहले वाले पूछा गया था। 153 ख, यानी कि सिविल मामलों में सिविल न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, 153 बी मारना है। और यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी खुला न्यायालय होगा। आपका अनुच्छेद 145 का क्लाज 4 मार कर आइएगा, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे तो आपका वो भी खुला न्यायालय है, अनुच्छेद 145 का क्लाज 4। देखिए आपका अभी निर्णय पर और भी जोड़ना है, 3-4 क्वेश्चन मॉडल बन रहा है भाई, नया मॉडल बन रहा है। देखिए पहले
न्यायालय में निर्णय सुनाएगा और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। यानी कि जो न्यायालय, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट प्ली बार्गेनिंग में फैसला सुनाया है, फैसला सुनाए जाने के बाद उस पर अपना साइन करेगा। फिर न्यायालय की क्या लगी रहेगी? मुद्रा। अब सुबह आपका प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य में भी जोड़ना है। न्यायालय जो निर्णय मूल कापी सुनाया है वह प्राथमिक साक्ष्य होगा कि द्वितीयक? प्राथमिक। और आप चाहते हैं कि निर्णय पाले तो क्या मूल कापी मिल जाएगी? तो कौन सी कापी मिलेगी? प्रमाणित, सर्टिफाइड। तो जितनी सर्टिफाइड कापियां होती हैं वह प्राथमिक साक्ष्य होती है कि द्वितीयक साक्ष्य होती है? सुबह बताया गया था, प्राइमरी की सेकेंडरी। मूल कापी नहीं मिलती भाई, सेकेंडरी। तो एविडेंस में भी आपका धारा 63 भी याद रखना है। पहला पॉइंट सुबह बताया गया कि जितनी भी सर्टिफाइड कापियां होती हैं, प्रमाणित प्रतियां होती हैं, वह प्राथमिक साक्ष्य न होकर कौन सा साक्ष्य है? द्वितीयक। फिर वही आपका निर्णय पर और पूछा जाता है। देखिए, जब भी आप निर्णय अभी पढ़िए तो दो सेक्शन और कम से कम को रिलेट करके पढ़िएगा। एक हम बता रहे हैं सेक्शन 362 और दूसरा हम बता रहे हैं 465। सीआरपीसी का दो सेक्शन और यहाँ को रिलेट कर लीजिए बेरेक पर ही। एक आपका करना है 362, लगातार क्वेश्चन बन रहा। अभी एमपी का भी उदाहरण इसी में सेट किया जाएगा। जो जज साहिबा सुप्रीम कोर्ट भी रिलीफ नहीं दिया, अभी आपका बर्खास्त हो गई थी। और आपका 465 और वर्तमान समय में जो क्वेश्चन बन रहा है वह देखना है। तो पहले क्वेश्चन 3-4 निकाला जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ने निर्णय सुना दिया आपराधिक मामलों में, लेकिन निर्णय पर तारीख डालना भूल गए, साइन करना भूल गए, या आपका कह सकते हैं कि न्यायालय की सील या मुद्रा लगाना भूल गए, तो ये जो इरेगुलरिटी है, ये अनियमितता है, ये जो त्रुटि की गई है, ये निर्णय पर क्या प्रभाव डालेगी? तो 4 ऑप्शन देगा। ये अनियमितता यानी कि ये इरेगुलरिटी निर्णय को अवैध कर देगी, यानी कि इस अनियमितता के कारण निर्णय दूषित हो जाएगा। दूसरा देगा दूषित नहीं होगा। तीसरा देगा आपका कह सकते हैं कि निर्णय अवैध होगा। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फिर एक बार अच्छे समझिए, पीओ में आ चुका है, सेम आया था ये। अगर मुख्य जो पहलू है निर्णय का वह साइन करना या आपका डेट डालना नहीं है, मुख्य पहलू है आपका निर्णय सुनाना। अगर निर्णय सुना दिया गया और भले साइन छूट गई तो निर्णय, ये गलती तो हुई, लेकिन निर्णय, यह जो अनियमितता है, यह जो गलती है क्षम्य है और निर्णय को दूषित नहीं करेगी। ये पहला नियम याद रखना है। ये मामला जाएगा आपका 465 में, यानी कि सीआरपीसी 465 पूछा जा चुका है। दूसरा मॉडल आजकल देखिए बन रहा है कि एक न्यायाधीश था, निर्णय लिख दिया था लेकिन सुनाया नहीं था। तब तक रिटायर हो गया या मर गया, तो क्या उसका पद उत्तरवर्ती वह निर्णय सुना सकेगा कि नहीं? सुना सकेगा भाई, क्या सुना सकेगा कि नहीं? सुना सकेगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है। तीसरा क्वेश्चन जो उत्तराखंड शुरू किया है कि एक न्यायाधीश था, अपना निर्णय लिख दिया था लेकिन अभी सुनाया नहीं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह निर्णय का क्या महत्व होगा? तो जो भाई कहीं बेरक में, कहीं किताबों में दिया नहीं है,
पहली बार ये क्वेश्चन उत्तराखंड जे में आया तो भाई जो आयोग साल में माना है सही उसी को माना जाए, क्योंकि कहीं बेयर एक्ट और किताब में ये बात लिखी नहीं है। तो यह जो निर्णय न्यायाधीश ने लिखा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये न्यायाधीश की एक केवल ओपिनियन या विचार या राय मानी जाएगी। रटे रहिए, यानी कि निर्णय लिख दिया, सुनाया नहीं था और मर गया तो वह क्या माना जाएगा? केवल न्यायाधीश की क्या मानी जाएगी? राय। भाई यही याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन आइए जो इस समय पूछा जा रहा है। जब एक बार निर्णय सुना दिया गया और उस पर आपने साइन कर दिया तो क्या वही जज या वही मजिस्ट्रेट आपका उस निर्णय को सेटिसाइड या पुनर्विलोकन कर सकता है कि नहीं? यानी कि निर्णय पर, अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन आजकल जो बन रहा है कि सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है? निर्देश का, पुनरीक्षण का, अपील का और पुनर्विलोकन का। तो पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, अर्थात नजरसानी नहीं हो सकती, अर्थात रिव्यू नहीं हो सकता। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी सीआरपीसी की धारा निर्णय के पुनर्विलोकन पर रोक लगाती है? तो वह कौन सी धारा है? 362। तो कौन सी गलती सुधारी जा सकती है? क्लर्कियल और मैथमेटिकल, लेकिन निर्णय को पलटा नहीं जा सकता। अब जो पलटेगा, मान के चलिए वो गलत काम कर रहे हैं भाई, इस ध्यान में रखिए। अगर एक उदाहरण पहले देखिए तब एमपी का लास्ट में उदाहरण बताते हैं। इस समय जो करंट उदाहरण है आपका, वह सबसे अच्छा उदाहरण एमपी का ही है। देखिए कैसे कैसे उन्होंने गलती किया जज साहिबा ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलती क्षम्य नहीं है। आपसे गलती हो गई तो एक बार गलती होगी कि बार बार? और आप इतना माने जिम्मेदार पद पर हैं और आपसे गलती हम क्षम्य नहीं करेंगे, और बर्खास्तगी आपकी क्या है? बस अभी हम बताएंगे। पहले आपका नियम है वो बता दिया जाए। देखिए आपका 362 में एक दूसरा उदाहरण देखा जाए कि सामान्यतः कोई भी आपराधिक न्यायालय, सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, मैंने दो चार इसके अपवाद हैं, ये नहीं कि अपवाद नहीं है। जब एक बार निर्णय सुना दिया और उस निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिया है तो वह निर्णय में कोई परिवर्तन या परिवर्धन अब नहीं कर सकता, इनकी कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, न ही अब कुछ जोड़ सकता है। लेकिन अगर निर्णय में कोई क्लर्कियल मिस्टेक या मैथमेटिकल मिस्टेक हो गया है, उसको बाद में सुधारा जा सकता है। इस यानी कि सीआरपीसी में धारा 362 निर्णय पर पुनर्विचार पर क्या लगाती है? रोक। और यही काम आपका नहीं किया गया एमपी में। तो एमपी का उदाहरण देखिए, अभी आपका दो चार दिन पहले ही आया है मामला। एमपी में एक जज साहिबा थी, 302 का मर्डर था। तो आप लोग सभी लोग बता देंगे कि 302 में केवल दो ही तो सजा है, या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास। भाई ये तो सभी लोग बता देंगे। अब उन्होंने क्या किया कि 5 साल की सजा दे दी। अब आपका, यानी कि आपका दो में से कोई एक सजा देनी थी, 5 साल की सजा दे दी। जब हंगामा मचा तो अपने ही निर्णय को उलट दी, यानी कि 362 का पुनः क्या की? उल्लंघन, अपने निर्णय को उलट दी और 304 में मामला ले जाकर फिर ये की। भाई एक, यानी कि आपका जब बेयर एक्ट में लिखा है और आप गलती कर रहे हैं और एक बार नहीं कितनी बार कर दिए फिर दोबारा, भाई आप तो पुनर्विचार कर नहीं सकते थे। कौन करता? हाई कोर्ट। भाई हाई कोर्ट अब करता।
और आपने मैंने अपील में करता अपना विचार, और आप पुनः अपना विचार करके और उलट दिए, यानी कि आपने जानबूझकर गलती की है और ये गलती क्षम्य नहीं है। अतः आपको सेवा से बर्खास्त करना, नौकरी से पूरी तरह हटा देना सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? वैध माना। कि इतना बड़ा गलती कैसे आपसे हो जाएगी, जब ये तो सभी लड़के बता देंगे जो एलएलबी फर्स्ट ईयर में भी हैं कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास। तो 5 साल क्यों दिया आपने? और दूसरा, आप निर्णय उलट दी, और निर्णय उलटने के बाद आपने क्या किया कि पुनः सेक्शन ए चेंज कर दिया, 302 की जगह किस में दे दिया? 304 में। तो आपका ये कैसे संभव है भाई कि आप अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करेंगी? ये संभव नहीं है। अतः आपको पद से जो हटाया है हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने, वो वैध है, उसमें कोई गलती नहीं। यानी कि मुख्य रूप से हमने निर्णय पर इसलिए इतना चर्चा की कि आपका जो नया नया मॉडल जजमेंट पर बन रहा है वो हम बताएं, जो नए नए मॉडल इस समय बन रहे हैं। अगला देखिए, फिर बैक हो जाइए आपका प्ली बार्गेनिंग पर 265 आपका जी आ जाइए, निर्णय की अंतिमता, यानी कि निर्णय की अंतिमता, फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। इसका निर्णय की अंतिमता का मतलब पहले समझिए। निर्णय की अंतिमता का मतलब ये हुआ कि जब एक बार प्ली बार्गेनिंग में फैसला न्यायालय सुना देगा तो अब उसकी सामान्यतः अपील नहीं होगी। यानी कि आपका, फिर एक बार समझिए, अब एक बार फिर बैक होया जाए, आपका पिछले विचारणों में चला जाए, और आपका एक सेक्शन हम उठाते हैं पहले, कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण में आपका प्ली बार्गेनिंग, यानी कि आपका दोषी होने के, आपका अभिभाग पर दोष सिद्धि, यानी कि प्ली ऑफ गिल्टी। तो एक बार फिर भाई शुरू करिए। तो 225 में कौन संचालन करता है सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण को? लोक अभियोजक। फिर कौन कौन साक्ष्य है हल्का फुल्का दिया लोक अभियोजक? 226। साक्ष्य थोड़ा कमजोर रहा तो 227 में अभियुक्त का क्या किया गया? उन्मोचन। साक्ष्य पर्याप्त रहा तो 228 में किसका निर्माण? आरोप का। तो बताइए, लिखित में किया गया कि मौखिक? फिर आरोप पढ़कर सुनाया गया, समझाया गया, पूछा गया, और पूछने के बाद अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। पगली धारा कौन थी? 229, प्ली ऑफ गिल्टी। यानी कि इसका मतलब कि अभियुक्त ये स्वीकार कर लिया है कि हमने ही ये अपराध किया। आरोप जो लगाया गया है वो सत्य है कि असत्य है? सत्य है। अब यहाँ थोड़ा पॉइंट पकड़िए। तो अगर अभियुक्त को प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर कन्विक्ट कर दिया जाता था तो अपील का जो आधार था वह सीमित हो जाता था, और धारा 375 हमने बताया कि अब सामान्यतः अब अभियुक्त आगे अपील नहीं कर सकता, सिवाय, तो बताइए किन आधारों पर अपील कर सकता था? अब आपका दंड के परिणाम, और दूसरा कौन हम बताए थे? दंड की वैधता। फिर एक बार समझिए, यानी कि सेक्शन 375 में हमने बताया था कि अगर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के बाद उसको सजा दे दी जाती है तो अपील का आधार कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। अब केवल कितने आधारों पर अपील अब हो सकती है? 2 आधार, रट कर जाइए, झारखंड से लेकर तमाम राज्य पूछे हैं। कौन कौन से आधार हैं? दंड के परिणाम और दंड की वैधता। लेकिन अब प्ली बार्गेनिंग में आइए। अगर प्ली बार्गेनिंग में अभियुक्त को सजा दे दी गई, चाहे 1/4 या 1/2, तो क्या वह इस सजा के खिलाफ
अपील कर सकेगा कि नहीं? सामान्यतः अपील का अधिकार अब नहीं। लेकिन लेकिन लगा तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोचा या कह सकते हैं कुछ आपका ऐसे प्रावधान है जहाँ की वह कोर्ट में अभी भी जा सकता है। तो आपका किन किन अनुच्छेदों के तहत वह कोर्ट का दरवाजा प्ली बार्गेनिंग में भी खटखटा सकता है, जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू करिए 136, यानी कि आपका 136 बची रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए, कि अगर अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग किया है तो वह डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, एसएलपी दायर कर सकता है, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका। तो आर्टिकल 136 में अपील नहीं होती, बल्कि अपील के लिए इजाजत या लीव मांगी जाती है। रटे रहिए, ये भी क्वेश्चन। अपील नहीं होती, क्या मांगी जाती है? इजाजत। अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे दिया तो आपकी अपील क्या हो गई? एक्सेप्ट। और इजाजत देने से इनकार कर दिया तो आपकी अपील एक्सेप्ट हुई कि नहीं? नहीं हुई। तो अनुच्छेद 136 के तहत कहाँ डायरेक्ट जा सकता है अभियुक्त? प्ली बार्गेनिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट। और दो अनुच्छेद हाई कोर्ट के लिए हैं, आपका 226 के तहत उच्च न्यायालय और 227 के तहत उच्च न्यायालय। तो दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा एक लाइन समझिए। 226 सभी के लिए हैं, चाहे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो या अन्य पर्पज के लिए, यानी कि मूल अधिकार के मामले में और अन्य उद्देश्य के लिए आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं 226 के तहत। जबकि 227 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है वह आपका उस राज्य में जितने सबॉर्डिनेट ट्रिब्यूनल हैं, यानी कि न्यायाधिकरण है या सबॉर्डिनेट जो कोर्ट या न्यायालय हैं, उस पर सुपरविजन करेगा। यानी कि अगर ये सब अधिकारता से बाहर जाकर क्या करते हैं, निर्णय देते हैं, तो 227 के तहत भी आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। तो 227 का दायरा सीमित है, मैं बता दूं, सबके लिए नहीं। निचले न्यायाधिकरण या न्यायालय ने आपका अल्ट्रा वायरस या अधिकारिता से बाहर जाकर कोई फैसला दिया है, तब आप कहाँ जा सकते हैं? 227 के तहत। कहाँ? हाई कोर्ट। तो अगर निचले न्यायालय ने प्ली बार्गेनिंग में सजा दी और 1/4 से अधिक दे दी, 1/2 से क्या दे दी? अधिक। तो आप किसका दरवाजा खटखटा जाइए? हाई कोर्ट, या कहाँ डायरेक्ट जाइए? और कोई उपाय नहीं है। अगला देखिए 265 एच देखा जाए, अभिभाषक सौदेबाजी में न्यायालय की शक्ति, यानी कि आपका न्यायालय की क्या शक्ति होगी? तो जमानत इत्यादि के बारे में सीआरपीसी में जो पावर दिया गया है, सभी पावर आपका यूज करेगा कि नहीं? प्री बार्गेनिंग करने वाला न्यायालय करेगा। इसके बाद आपका 265 आई से ज्यादा पूछा जाता है, ये सतर्क रहना है। 265 आई बताया भी गया था कि प्ली बार्गेनिंग में सेट ऑफ या मुजराई या प्रतिसाधन का प्रावधान है कि नहीं? तो कल पूरा बताया गया था, अब दोबारा नहीं बताया जाएगा। 2 दिन से मुजराई बताई जा रही है, एक बार केवल आपका हेडिंग पढ़ लिया जाए। अभियुक्त द्वारा भुगती गई निरोध की अवधि का मुजरा अधिरोपित कारावास के दंड के विरुद्ध किया जाएगा कि नहीं? किया जाएगा। यानी कि कल भी बताया गया कि अगर बिना जमानत के अभियुक्त 1 महीने तक जेल में रहा, अंत में उस मामले में फैसला आया
2 साल की मान लीजिए सजा दी गई प्ली बार्गेनिंग में, नहीं अधिक हो जाए थोड़ा कम दिला, मान लीजिए कि 1 साल की सजा दी गई, तो अब 1 साल पूरा वह सजा के बाद रहेगा कि 1 माह जो पहले भुगत चुका है उसे कटौती की जाएगी। और 11 माह ही निर्णय के बाद क्या किया जाएगा, रखा जाए, क्योंकि उसी मामले में तो बिना जमानत के कितने दिन रह चुका है, 1 माह। तो आपका फिर एक बार दोहरा लीजिएगा, प्ली बार्गेनिंग में जो दंड कम किया जाएगा उसके बावजूद भी मुजरा होगा कि नहीं होगा। और इसके बाद सीआरपीसी में सेट ऑफ या मुजराई, तो कल सेक्शन बताया गया, पिछली बार एपीओ में आया 1 साल 3 साल का उदाहरण आया था, 428 बताया गया था, यानी कि 428। अगला देखिए आपका सेविंग क्लाज है, यानी कि 265 जे आ जाइए, ये व्यावृत्ति खंड है, छोड़ दीजिएगा। 265 के पूछा जाता है, लास्ट में आइए, अभियुक्त के कथनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फिर एक बार देखिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी 265 बी के अधीन दाखिल अभिभाषक सौदेबाजी के लिए आवेदन में अभियुक्त द्वारा अभिकथित अभिकथनों या तथ्यों का प्रयोग इस अध्याय के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अभियुक्त एप्लीकेशन दिया है और सारी घटना का वर्णन किया, घटना का संक्षिप्त वर्णन, उसके बाद ये स्वीकार किया कि मैंने ही अपराध किया है, मैं ही किया हूँ, तो भाई प्ली बार्गेनिंग में तो वह कथन सुसंगत होगा, लेकिन अन्य आपका मामलों में विसंगत होगा कि सुसंगत, विसंगत। क्यों विसंगत, क्योंकि अगर दूसरी जगह भी उसे पेश किया जाने लगा तो कोई अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग करेगा ही नहीं, क्योंकि ये कहेगा कि हो सकता है हमारा कथन दूसरी जगह भी क्या कर दिया जाए, प्रयोग। तो कथन को संरचित किया गया है और आपका केवल प्ली बार्गेनिंग में प्रयोग होगा कि दूसरी न्यायिक कार्रवाई में प्ली बार्गेनिंग में, भाई निर्णय नहीं बल्कि एप्लीकेशन में जो बातें 265 बी के तहत कौन लिखा था अभी। इसके बाद लास्ट है आपका अध्याय का लागू न होना। तो अध्याय का फिर एक बार अपवाद आ गया कि जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, उस मामले में क्या प्ली बार्गेनिंग लागू होगी कि नहीं, लागू नहीं होगी आपका। तो इस प्रकार प्ली बार्गेनिंग का भी चैप्टर समाप्त हुआ। भाई मुख्य मुख्य बातें जरूर याद रखिए। अगला देखा जाए अब आपका अध्याय 22, कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, यानी कि अटेंडेंस कराइए। किसको अटेंडेंस कराइए, जो प्रिजन में यानी कि जेल में या कारागार में क्या है, बंद है। यहाँ से जब भी आप पढ़िए 3 सेक्शन भाई याद करना पड़ेगा। वैसे वैसे आपका जो एमपी का मॉडल है वो तो भाई अंदर से पूछा जाता है और उसके लिए 1-2 सेक्शन अंदर से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो यूपी का मॉडल है 3 सेक्शन इस अध्याय से आते हैं जो आ चुके हैं। आपका 266 266, इसके बाद एक पूछा जाता है वारंट बी, और तीसरा पूछा जाता है कि अगर कोई आपका कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपका जेल में है तो उसकी परीक्षा के लिए कमीशन। 3 याद रखिएगा, आपका 266 और 267, इसके बाद 271। 3 धारा हर हाल में याद रखनी है। आपका इस समय 200 आपका 71 ज्यादा पूछा जा रहा है। 271 इस आधार पर पूछा जा रहा है कि जो आयोग या कमीशन होगा, क्योंकि वह अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गवाह जेल में बंद है और उससे पूछताछ करनी है
एक बार चेक करिए तो आवाज जा रही ना हो। अगर उससे पूछताछ करनी है तो जो कमीशन जारी होगा वह उधर से नहीं, किधर से, 271। तो आइए देखा जी भाई, आपका इसमें पहला तो 266 पढ़ना है। इसमें जो आपका पूछा गया है कि आपका परिभाषाएं। अब पहला क्वेश्चन एमपी में ये आया, अंदर से थोड़ा पूछ लिया कि कारागार या प्रिजन को कहाँ परिभाषित किया गया है, ये भी पूछ लिया था। तो अगर प्रिजन या कारागार आए तो धारा 266 का कौन सा क्लाज मारेंगे? आपका बी मारेंगे। और अगर डिटेंड आए, डिटेंशन आए, निरुद्ध या बंदी बनाया हुआ व्यक्ति आए तो बंदी बनाए हुए व्यक्ति या निरुद्ध व्यक्ति की कहाँ परिभाषा दी गई है? तो 266 ए। पहले तो परिभाषा एमपी में, यूपी ने नहीं, एमपी ने बना रखा है। निरुद्ध की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो आपका 266 ए। और आपका प्रिजन या कारागार की परिभाषा किसमें है? 266 के खंड बी। बहुत अंदर जाकर पूछे तो निरुद्ध में कौन कौन व्यक्ति आते हैं? तो आपका आम अपराधों के लिए बंदी बनाए व्यक्ति तो आते ही हैं, लेकिन जो लोग प्रिवेंटिव लॉ के तहत, निवारक निरोध विधियों विधियों के तहत बंदी बनाए गए हैं, क्या वे लोग भी निरुद्ध में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो भाई प्रिवेंटिव लॉ होता क्या है? यानी कि आम अपराधी तो आएगा ही जो जेल में बंद है, वो भी निरुद्ध कहा जाएगा। और जो प्रिवेंटिव लॉ के तहत, तो तुरंत प्रिवेंटिव लॉ थोड़ा 2 मिनट अलग से समझना पड़ेगा। प्रिवेंटिव लॉ या निवारक विधियों का उद्देश्य आपका है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। और ये आपका सीआरपीसी का पहला तो अध्याय देखना है कि पुलिस का निवारक कार्य किस चैप्टर में है, पूछा गया था। ये बिहार का ही क्वेश्चन है। पुलिस का निवारक कार्य सीआरपीसी के किस अध्याय में है? 11 में है। वन आपका 49 से लेकर 153 तक। और निवारक कार्य में आपका एक महत्वपूर्ण सेक्शन है 151, प्रिवेंटिव अरेस्ट, निवारक गिरफ्तारी, अपराध करने के पूर्व ही क्या? गिरफ्तारी। कौन सी धारा है? 151। प्रिवेंटिव लॉ का आर्टिकल 22 से कवर होगा, अनुच्छेद 22 से कवर होता है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, ये शॉर्टकट में रासुका कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसके तहत भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके बिना अपराध के कहाँ रखा जा सकता है? जेल में। ताकि अपराध या अन्य बातें, जो अपराध किया उसको भी रखा ही जाता है, रासुका लगा देती है सरकार। आप देख ही रहे हैं यूपी सरकार इसमें बहुत तेज है रासुका लगाने में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो आपका निरुद्ध भाई याद रखिएगा। अब अगला आइए देखा जाए आपका अगला 267। 267 भी आपका पूछा जाता है। और 267 पर एक बार बैरक पर ही लिख लीजिएगा, वारंट बी कहा जाता है। वारंट बी भाई लिख लीजिएगा इसको। देखिए आपका 1-2-4 मिनट देखिए, अध्याय खत्म है। 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर आपका 2-4 मिनट ज्यादा नहीं लगता है इस अध्याय में। अब इधर 299 तक आपका कल खत्म हो जाएगा, हो सकता है 299 तक, क्योंकि इधर आपका फिर 300 से 327
उसके बाद फिर समय नहीं लगता। ये आपका जमानत में थोड़ा समय लगता है, अपील में और किसी चैप्टर में आपका सीआरपीसी में समय नहीं लगता। जितना समय लगना था ट्रायल में ही लग गया, अब उड़ान भरी जाती है इधर से। तो फिर एक बार देखिए वारंट भी क्या होता है और ये किस सेक्शन में समाहित है। तो आपका अगर पूछे वारंट बी तो 267 मारिएगा। बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति कहाँ है, तो 267 में। एक लाइन देखिए उदाहरण। मान लीजिए ये एक अभियुक्त है और प्रयागराज के न्यायालय के आदेश के तहत नैनी जेल में बंद है। उसके खिलाफ आपका बनारस में भी मुकदमा है और बनारस का न्यायालय ये चाहता है कि कोर्ट में हम बुलाएं। तो बनारस का न्यायालय नैनी जेल के जेलर को वारंट जारी करेगा और उसी वारंट को हम क्या कहेंगे, वारंट बी। अब वारंट बी तो आपका ऐसी दशा में बनारस की पुलिस नैनी जेल में आएगी, लेकिन जेलर कैदी को भेजने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि कुछ दशाओं में वारंट बी का निष्पादन करने से जेलर क्या कर देता है, इनकार। तो ज्यादातर मामलों में न्यायालय के आदेश से बनारस ले जाया जाता है। तो उसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, वारंट भी। यानी कि दूसरी भाषा में आप ऐसे पकड़िए, जब कोई अभियुक्त किसी अपराध के मामले में एक न्यायालय के आदेश के तहत निरुद्ध किया गया है और दूसरा कोई न्यायालय उसे अपने समक्ष कार्यवाहियों में बुलाना चाहता है, तो दूसरा न्यायालय आपका कारागार के भार साधक अधिकारी के नाम क्या जारी करेगा, वारंट जारी करेगा। और इसी वारंट को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, वारंट बी। और किस सेक्शन में दिया गया है, 267 में। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा नहीं। एमपी के लिए जो लोग पढ़ते हैं भाई, आपका 268 भी याद करना पड़ेगा कि राज्य सरकार भी कर सकती है कि नहीं भेजा जाएगा। और आपका इसके बाद आपका 271 पूछा जाता है। 271 लगातार वर्तमान में क्वेश्चन बन रहा है। कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत जारी किया जाता है, तो 271 के तहत जारी किया जाता है। यानी कि फिर एक बार देखिए, एक व्यक्ति है जो जेल में बंद है और न्यायालय में वह किसी मामले में गवाह है और न्यायालय में गवाही देने के लिए उसे बुलाना है। तो या तो न्यायालय जेलर को वारंट जारी करे कि जेलर साहब इस कैदी को इस तारीख को लेकर कोर्ट में हाजिर होइए, क्योंकि ये क्या देगा कोर्ट में, गवाही। दूसरा भी तरीका है कि आपका न बुलाकर आयोग गठित कर दिया जाए, कमीशन गठित कर दिया जाए। कमीशन जेल के अंदर जाएगा, उस व्यक्ति से पूछताछ करेगा, यानी कि परीक्षा करेगा। और जो परीक्षा होगी वह कागज किसको लौटा देगा, न्यायालय को। तो जो कमीशन जाता है उसको कमिश्नर कहते हैं भाई, जो उसमें रहते हैं लोग। कमीशन गठित होता है। जैसे कि यहाँ से न समझ में आए तो आप देख सकते हैं, आपका बनारस का विवाद देख सकते हैं कि न्यायालय जिला जज वहाँ के न्यायालय ने कमीशन गठित किया था। तो कमीशन जाता है, आपका सर्वे करता है। तो चूंकि वह सिविल मामला है तो सीपीसी अप्लाई करेगी, सेक्शन 75 से लेकर और 78 तक अप्लाई करेगी। और आदेश जो दिया गया है वह 26 में। यानी कि चूंकि सिविल मामला है बनारस का मामला, तो कौन अप्लाई करेगी, सीपीसी। और कहाँ से कहाँ तक कमीशन उसमें है, आपका
75 से लेकर कहाँ तक सीपीसी की धारा 78 तक, और आर्डर कौन है 26। क्योंकि ये क्रिमिनल मामला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्रिमिनल मामलों में भी कमीशन है। 284 से आएगा, उधर कमीशन ही पढ़ना है, 8-10 धाराएं, वहाँ हम सीपीसी हल्का सा कोरिलेट करेंगे। चूंकि कमीशन 284 इत्यादि धाराओं में है, लेकिन फिर इसलिए सतर्क रहना है क्वेश्चन पर कि अगर कोई व्यक्ति निरुद्ध है, कारागार में है और उसकी परीक्षा करनी है, तो न्यायालय उसको न बुलाकर एक आयोग बना देगा और जाकर वह आयोग उससे कहाँ पूछताछ करेगा, जेल में, कारागार में। तो जेल में जाकर पूछताछ होगी, तो कौन सी धारा में है कि अगर कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए आयोग निकाला जा सकता है। बार बार इस समय क्वेश्चन बन रहा है, भाई इसको अच्छे से तैयार रखिए, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन बार बार इस समय आपका पूछा जा रहा है। देखिए एक लाइन बता दिया जाए लास्ट में, कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए सेक्शन 284 के अधीन कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति पर इस अध्याय के उपबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय चाहे तो अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसकी परीक्षा के लिए क्या जारी कर सकता है, आयोग कर सकता है कि नहीं। और जो आयोग जाता है उन्हें कमिश्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो व्यक्ति रहता है, कमिश्नर। तो इस प्रकार आपका ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। भाई जो लोग एमपी देना चाहते हैं, आपका जो धाराएं दो छुट्टी है, टू आपका 68 और 269, वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन यूपी में और बिहार इत्यादि में आज तक का इतिहास रहा है कि कभी इनसे पूछा नहीं गया है। तो रेस्ट